Welcome to online classes. So as you all know, we are discussing Geography Class 8 Chapter 3. इसमें हमने कई सारे पार्ट्स डिस्कस कर लिए थे. इसमें हमने नॉन कन्वेंशनल जो सोर्सेज है वो देख रहे थे. उसमें हमने सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी देख ली थी. और आज हम देखेंगे हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट. क्या देखेंगे? न्यूक्लियर पावर प्लांट. चलिए न्यूक्लियर पावर को शुरू करते हैं इस पार्ट में. Nuclear power is generated when the nuclei of atoms of certain elements like uranium, thorium are broken in nuclear reactors. तो न्यूक्लियर पावर कब जनरेट होती है भाई? यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि न्यूक्लियर पावर को जनरेट करना है. न्यूक्लियर पावर को जनरेट करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. तो न्यूक्लियर पावर इज जनरेटेड व्हेन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम, थोरियम आर ब्रोकन इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स. तो यूरेनियम, थोरियम ये सब जो है इनको जब तोड़ा जाएगा इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, तब इस तरीके की चीजें हो पाएंगी. तो न्यूक्लियर पावर जनरेटेड व्हेन न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम एंड थोरियम आर ब्रोकन इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स. इन सबको तोड़ा जाता है. यूरेनियम को तोड़ा जाता है, थोरियम को तोड़ा जाता है. इन सबसे क्या बनते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाए जाते हैं. और फिर उन्हीं से हम न्यूक्लियर रिएक्टर से ही न्यूक्लियर पावर जनरेट करते हैं. ठीक है. तो यूरेनियम और थोरियम इस तरीके के जो एटम्स होंगे ना, उनके न्यूक्लियर को जब तोड़ा जाएगा तब न्यूक्लियर रिएक्टर्स में तोड़ते हैं उनको. तो जब तोड़ेंगे तब न्यूक्लियर पावर बनेगी. न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है? उसमें ये यूरेनियम, थोरियम सबको तोड़ा जाता है. उनको जब तोड़ते हैं तो न्यूक्लियर पावर जनरेट हो जाती है. तो यहाँ पे ये तो इसकी क्या हो गई? डेफिनेशन हो गई. अब अ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन दिस प्रोसेस. जब तोड़ा जाएगा ना इनको न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, तो बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगी. क्या होगी? बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगी इन दिस प्रोसेस विच इज यूज्ड टू हीट वाटर. तो फर्दर जनरेट स्टीम. ये बहुत ज्यादा हीट होगी तो वही वाटर को स्टीम किया जाएगा. वाटर स्टीम होगा, वही टरबाइन घूमेगी. दिस स्टीम इज यूज्ड टू रन जनरेटर्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. जनरेटर्स को प्रोड्यूस करेंगे, जनरेटर्स को जो रन करेंगे ये सारी हीट, ये जो स्टीम होगी. और जब वो जनरेटर होगा तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी. ठीक है. तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स में ये सब होता है. आपको सबको समझने में आया? एक बार वो बता देता हूं मैं कि भाई न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूरेनियम, थोरियम जैसे जो एटम्स हैं उनके न्यूक्लियर को तोड़ा जाता है. जो तोड़ते बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है. उस हीट से वाटर की स्टीम बनती है. वाटर से स्टीम बनाई जाएगी और स्टीम से जनरेटर्स को चलाया जाता है और फिर हीट से उन सब से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है. क्या हो जाती है? इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट हो जाती है. न्यूक्लियर पावर प्लांट रिक्वायर वेरी लिटिल फ्यूल. तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं ना, उन्हें बहुत कम फ्यूल चाहिए होता है. उन्हें क्या चाहिए होता है? उन्हें बहुत कम फ्यूल चाहिए होता है. एंड कोज लेसर पोल्यूशन देन कोल बेस्ड प्लांट्स. और जो कोल बेस्ड प्लांट्स हैं उनसे इन्हें लेसर पोल्यूशन, कम पोल्यूशन चाहिए. ठीक है. कॉज लेसर पोल्यूशन देन कोल बेस्ड प्लांट्स. ठीक है. कोल बेस्ड प्लांट से लेसर पोल्यूशन इन्हें चाहिए होता है. यहां तक कोई दिक्कत नहीं. अब द रिस्क हाउएवर इज ऑफ हार्मफुल रेडिएशन. तो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो रिक्वायर करते हैं बहुत ज्यादा लिटिल फ्यूल एंड कॉज लेसर पोल्यूशन देन कोल बेस्ड प्लांट. द रिस्क हाउएवर इज हार्मफुल रेडिएशन दैट इज जनरेटेड. तो मेन चीज ये है न्यूक्लियर पावर करने का, इससे पॉल्यूशन कम होता है. गवर्नमेंट जब भी न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाती है तो ये क्या लगाती है? इससे पॉल्यूशन कम होगा. बट रेडिएशन का क्या? रेडिएशन होगी तो रेडिएशन से आप सब जानते हैं, आप सब मोबाइल का यूज करते होंगे. जब आप मोबाइल का यूज करेंगे तो आपका कभी कभी सिर दर्द होता है. क्यों होता है? ये रेडिएशन से निकलती है मोबाइल से. और मोबाइल की रेडिएशन की वजह से कैंसर तक हो सकता है. तो कईयों को हुआ है कैंसर. इस वजह से मोबाइल को यूज करने से पहले आप सोचिए कि ज्यादा यूज करेंगे कैंसर का खतरा. उससे बचने का एक तरीका भी है जो इजाद किया गया है मोबाइलों में. वो क्या है? रीडिंग मोड. आप सबने सुना होगा. रीडिंग मोड लगा दीजिए और पढ़ते रहिए. ठीक है. द रिस्क हाउएवर इज वेरी हार्मफुल रेडिएशन विच इज जनरेटेड फ्रॉम दिस. ऑल्सो द कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप न्यूक्लियर पावर प्लांट इज वेरी हाई. जब न्यूक्लियर पावर प्लांट को लगाना होगा
तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट चाहिए, पैसे चाहिए, मनी वैल्यू चाहिए, तो वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस, जर्मनी आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ न्यूक्लियर पावर। ये सब क्या है? यूके, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, ये सब डेवलप्ड कंट्रीज है। ये सब न्यूक्लियर पावर की क्या है? प्रोड्यूसर्स है, बहुत ज्यादा न्यूक्लियर पावर करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, द साइट ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट सोलर एंड विंड पावर्ड बस शेल्टर इज स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में सबसे पहले सोलर और विंड एनर्जी प्रोड्यूस करी गई थी। पावर्ड बस शेल्टर जो लगाए गए, दोनों के दोनों साथ में लगाए थे, कहाँ पे? स्कॉटलैंड। ये फैक्ट है, हमारे चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। इफ यू वांट टू रीड इट यू कैन रीड इट, अदरवाइज यू कैन स्किप इट। ये मतलब हटा सकते हो। ये देखिए न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, कहाँ पे? कलापकम। कलापकम में है ये, तमिलनाडु। तो कलापकम में ये न्यूक्लियर पावर स्टेशन आपको दिखाया है। कॉस्ट ज्यादा है, पॉल्यूशन नहीं है, बट रेडिएशन है। तो इन इंडिया यूरेनियम इज फाउंड इन झारखंड। यूरेनियम कहाँ कहाँ फाउंड होता है इंडिया में? झारखंड में, राजस्थान में, और थोरियम जो है केरला में होता है। वही थोरियम और यूरेनियम दोनों को तोड़ के अपन न्यूक्लियर रिएक्टर्स में तोड़ सकते, फिर उससे हीट वगैरह जनरेट कर करा के स्टीम से, जनरेटर से, फिर एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी आ जाए। केरला में थोरियम और झारखंड और राजस्थान में यूरेनियम हमें मिलता है। ठीक है। द न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया आर लोकेटेड एट तारापुर। पावर प्लांट कहाँ कहाँ लोकेटेड है ये तो देख लिया कि भाई यूरेनियम कहाँ कहाँ मिलता है, दो ही जगह है, झारखंड और राजस्थान। थोरियम तो सिर्फ एक ही जगह है, केरला में। और जो पावर प्लांट्स हैं वो तो कई जगह हो सकते हैं। तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है वो तो एक तो लगे तारापुर महाराष्ट्र में लगा हुआ है, एक लगा हुआ है कलापक्कम में। कहाँ पे? कलापक्कम जो तमिलनाडु में। एक है कोटा और रावत भाटा राजस्थान में, कोटा और रावत भाटा राजस्थान में। और एक नरोरा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में नरोरा में। और एक कारापर गुजरात, काकरापार, आपने सुना होगा काकरापार पावर प्लांट, वो गुजरात में लगा हुआ। और एक कहेगा पावर प्लांट जो कर्नाटका में लगा हुआ। ये पावर प्लांट आपको याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बट आपको कुछ कुछ याद होनी चाहिए, जैसे कि कलापक्कम काकरापार गुजरात का, रावतवाड़ा राजस्थान का याद होना चाहिए। ठीक है, ये 3 प्लांट्स आप याद कर लीजिए, और की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, तारापुर का भी याद रख लीजिए, बेटर रहेगा। तो इस तरीके से ये पावर प्लांट ये सब हमने देख लिया। अब क्या आ जाता है भाई? जियो थर्मल एनर्जी। अब क्या आएगी? अब आ जाएगी हमारी जियो थर्मल एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी भी कंप्लीट, विंड कंप्लीट, और सोलर भी कंप्लीट। अब आ जाता है जियो थर्मल। थर्मल है तो कोल तो होगा शायद। तो हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियो थर्मल एनर्जी। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, अर्थ से जो एनर्जी ऑब्टेन करी जाएगी हीट के द्वारा, उसे कहेंगे हम जियो थर्मल एनर्जी। तो देखिए इसमें क्या होता है भाई, अर्थ के इंटीरियर में किस तरीके से होता है, कोल का इस्तेमाल होता भी है नहीं होता वो भी देख लेते हैं। हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। ये क्या हो गया? ये आपकी डेफिनेशन होगी। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी, यू कैन राइट हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। मतलब जो धरती है उससे कुछ गर्मी या हीट जनरेट हुई, उसे हम जियोथर्मल एनर्जी कह देंगे, वो एनर्जी है। द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइजेस स्टडीली एज वी गो डीपर। आप सब जानते हैं अर्थ में डीपर डीपर जाओगे तो हीट बढ़ती बढ़ती जाएगी। समटाइम्स दिस हीट एनर्जी may surface itself in the form of hot spring। कभी कभी तो क्या होता है, ये हीट एनर्जी इतनी बढ़ जाती है, हो जाती है कि हॉट स्प्रिंग्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट पावर। तो अर्थ पे जो ये हॉट स्प्रिंग्स वगैरह आए हुए हैं, इन सबसे क्या है, जनरेट करी जा सकती है क्या? हीट। सॉरी, हीट तो है ही सही, हम इससे एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, पावर जनरेट कर सकते हैं। So geothermal energy in the form of hot spring has been used for cooking, heating and bathing for several years। यहाँ पे देखिए जियोथर्मल एनर्जी जो है ना, ये हॉट स्प्रिंग वगैरह, हॉट स्प्रिंग से कुकिंग, हीटिंग, बाथिंग में लोगों ने काफी ज्यादा इसका इस्तेमाल किया। यूएसए हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट फॉलोड बाय न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस एंड सेंट्रल अमेरिका। यूएसए के पास सबसे ज्यादा क्या है?
वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जियोथर्मल प्लांट। फर्स्ट नंबर पे यूएसए, जिसके पास सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट है इसके पास, जियोथर्मल का, यूएसए के पास। फिर न्यूजीलैंड है, आइसलैंड है, फिलीपींस है और सेंट्रल अमेरिका, मतलब मैक्सिको वगैरह आप मान लीजिए। अब इन इंडिया जियोथर्मल प्लांट आर लोकेटेड इन मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश। इंडिया में कहां पर है भाई जियोथर्मल प्लांट? मणिकरण में, हिमाचल प्रदेश में हमने जियोथर्मल प्लांट लगाया है। एंड पूगा वैली, लद्दाख में भी जियोथर्मल प्लांट लगाया है। कहां पे? पूगा वैली में, पूगा वैली में जियोथर्मल प्लांट लगाया गया है। यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए जियोथर्मल एनर्जी इन मणिकर्णिका, सॉरी मणिकरण है, मणिकरण हिमाचल प्रदेश में, वहां पे जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करी जा रही है। ये देखिए हॉट वाटर से, देखिए कुकिंग फूड विद द हेल्प ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, फूड जो है कुक करा जा रहा है। क्यों? क्योंकि धरती गर्म है, कुक कर रहे हैं भाई, हीट एनर्जी धरती की, इसी से कुक करेंगे। तो सदियों से, सेवरल ईयर से इंडिया में इस तरीके से खाना वाना ये सब पकाया वकाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या? जियोथर्मल एनर्जी, जो अर्थ की हीट से जनरेट होती है। ठीक है, हॉट स्प्रिंग से हमने देख लिया। अब हम देखेंगे टाइडल एनर्जी। समुद्र में जो हाई टाइड और लो टाइड आते हैं ना, कभी ऊपर आता है कभी फिर नीचे, इस तरीके से घूमते हैं ना, हाई टाइड फिर लो टाइड, फिर हाई टाइड फिर लो टाइड, इस तरीके से समुद्र जो है गति करता है, आप सब जानते हैं। तो टाइडल एनर्जी के बारे में हम बात करें कि भाई टाइडल एनर्जी किस तरीके से डेवलप होती है। चलिए शुरू कर देते हैं। तो टाइडल एनर्जी इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय सर्ज ऑफ ओशन वाटर ड्यूरिंग द राइज एंड फॉल ऑफ टाइड्स। तो जब फॉल होगा ऊंचा फिर नीचा फॉल, तो राइज और फाइल के बारे में बात कर रहे हैं। तो टाइडल एनर्जी की तो क्या होगी? डेफिनेशन हो गई, टाइडल एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि राइट एंड लेफ्ट तो आते ही रहते हैं, रिप्रोड्यूस होते रहते हैं। सर्ज ऑफ ओशन वाटर्स ड्यूरिंग द राइज एंड फॉल ऑफ टाइड्स, ओशंस में आते हैं, आपको पता है, उसमें ही वाटर है, वाटर में होता है सब टाइडल। अब ड्यूरिंग द, ये तो होगी डेफिनेशन, परिभाषा। अब ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी, जब 20वीं शताब्दी आई, ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी क्या हुआ? इंजीनियर्स डेवलप वेज टू यूज टाइडल मूवमेंट इन द ओशन बॉडीज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इंजीनियर्स ने ये तरीका खोज लिया कि जो टाइडल है आते रहते हैं, इनसे हम एनर्जी किस तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं। तरीका खोजा गया कि भाई ये तो आते रहते हैं, नेचुरली है, इनसे अगर एनर्जी प्रोड्यूस करे, इलेक्ट्रिसिटी करे तो खर्चा कम होगा। स्पेशली एरियाज वेयर देयर इज अ सिग्निफिकेंट टाइडल रेंज, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है तो उन एरियाज को ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे हाई टाइड और लो टाइड आते रहते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि वहां पर ही ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जा सकती है। द डिफरेंस इन एरिया बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड, उसको क्या कहते हैं? टाइडल रेंज। हाई टाइड और लो टाइड के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे ही क्या कहते हैं हम? मान लीजिए हाई टाइड जो इतना आता था, ठीक है, और लो टाइड जो इतना आता है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होगा? वो होगा टाइडल रेंज। हाई टाइड और लो, इनके बीच का डिफरेंस टाइडल रेंज है। ऑल मेथड्स यूज स्पेशल जनरेटर्स टू कन्वर्ट टाइडल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी मेथड्स है ना, उनमें क्या किया जाता है? स्पेशल जनरेटर्स का यूज किया जाता है ताकि टाइडल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जा सके। इंजीनियर्स ने निकाल लिया तरीका जनरेटर से, कुछ अलग ही तरीके के स्पेशल जनरेटर होते हैं वो हमारे डेली यूज के नहीं, कुछ अलग तरीके के जनरेटर होते हैं, उनसे टाइडल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, कर ली उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, किससे? टाइडल से। अब चलिए टाइडल के बाद भी टाइडल और बाकी है। द अमाउंट ऑफ पावर प्रोड्यूस सो फार हैज बीन इनसिग्निफिकेंट। तो अभी तक जो पावर प्रोड्यूस हुई है ना, किससे? टाइडल से, वो इनसिग्निफिकेंट अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा कम प्रोड्यूस हो रही है। देयर आर वेरी फ्यू कमर्शियल साइज टाइडल पावर प्लांट ऑपरेटिंग इन द वर्ल्ड। तो टाइडल पावर के प्लांट जो है बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि कोस्ट का बहुत ज्यादा लफड़ा है, कोस्ट जो है बहुत ज्यादा तेज है। क्योंकि कोस्ट ज्यादा होती है तो हर जगह डिस्प्यूट लफड़े आ जाते हैं,
द फर्स्ट टाइडल पावर प्लांट इज लोकेटेड इन ला रैंस, फ्रांस। जो फर्स्ट टाइडल पावर प्लांट था ना वो कहां पे लगा था? वो लगा था हमारे ला रैंस, फ्रांस में। ये आपको याद होना चाहिए, ये जरूरी है, जो जरूरी है मैं आपको बता देता हूँ। जरूरी होगा हमेशा टिक कर लिया करो, ठीक है। फर्स्ट टाइडल पावर प्लांट यहाँ पे लगा था, क्योंकि वैसे भी कमर्शियल साइज जितना कम है बहुत कम लगता है, तो यहाँ पे पहला लग गया। द लार्जेस्ट फैसिलिटी इन इज द सीवा लेक टाइडल पावर प्लांट स्टेशन इन साउथ कोरिया। और जिसकी लार्जेस्ट फैसिलिटी है वो साउथ कोरिया में, कहाँ पे? सिल्वा टाइडल पावर स्टेशन। कहाँ पे? सिल्वाहा या सिल्हा टाइडल पावर स्टेशन। सिल्वा टाइडल पावर स्टेशन है, लेक लेक है वहां पे, टाइडल पावर स्टेशन लगे, लेक में ही तो आएंगे हाइटेड वाइटेड, तो साउथ कोरिया में ये लोकेटेड है। तो यूनाइटेड स्टेट्स, तो ये तो फ्रांस की बात होगी, सबसे पहले लगा लारांस में, फिर उसके बाद लार्जेस्ट फैसिलिटी आई साउथ कोरिया में। और यूनाइटेड स्टेट्स है नो टाइडल प्लांट एंड ओनली अ फ्यू स्टेट्स वेयर टाइडल एनर्जी कुड बी हार्नेस्ड एट अ रीजनेबल प्राइस। यूएसए में कोई टाइडल प्लांट नहीं है, बस छोटे मोटे बाय चांस कहीं पे टाइडल एनर्जी है तो वहां से कुछ कर लिया, अदरवाइज तो कुछ ही नहीं। अब चाइना, फ्रांस, इंग्लैंड, कनाडा, रशिया हैव मच मोर पोटेंशियल टू यूज दिस सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा टाइड आते हैं। तो फ्रांस में तो सबसे पहले लग ही चुका है, चाइना, इंग्लैंड, कनाडा, रशिया, इन सब में भी लगा दिया होगा, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा पोटेंशियल है इसका, इस टाइडल एनर्जी का। ये देखिए यहाँ पे हाई टाइड लो टाइड आते होंगे, स्टीम वगैरह टर्बाइन घुमा के, जियोथर्मल प्लांट हमने पहले देख रखा है। ये टाइडल वाला है, ये देखिए ये टाइड है, यहाँ पे टाइड ऊपर नीचे आते हैं, उससे हमने जनरेटर से ये क्या कर लिया, इसके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर ली। टाइडल पावर प्लांट कहाँ पे लग रहा है? ये जनरेशन प्लांट इन रांस रिवर, ब्रिटेन, फ्रांस। ये फ्रांस में लगा हुआ है सबसे पहला पावर प्लांट ऑफ टाइडल रेंज। अब टाइडल पावर इंडिया की बात करेंगे कि भाई इंडिया में किस तरीके से और कितना टाइडल पावर जनरेट होता है, वो हम देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के एस्टिमेट्स को देखें, द कंट्री हैज अ पोटेंशियल ऑफ अप्रोक्सीमेटली 8000 मेगावाट ऑफ टाइडल एनर्जी। अप्रोक्सीमेटली कितनी? 8000 मेगावाट ऑफ टाइडल एनर्जी होती है इसमें। तो इंडिया के पास इतना सारा पोटेंशियल है। दिस इंक्लूड्स अबाउट 7000 मेगावाट इन द गल्फ ऑफ कैम्बे इन गुजरात, और 1200 मेगावाट इन द गल्फ ऑफ कच्छ, और 100 मेगावाट इन द गंगटिक डेल्टा इन सुंदरबंस रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल। तो ये टाइडल पावर की बात है। तो 8000 मेगावाट पावर हम जनरेट कर सकते हैं टाइडल एनर्जी से, एक तो कैम्बे में, एक गंगटिक प्लेन में, और एक हमारे गल्फ ऑफ कच्छ में। इस तरीके की चीजें होया करती हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो कई तरीके की चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। अब हम क्या देखेंगे? हमने ये देख लिया, अब हम देखेंगे किसको? सुंदरबंस को। सॉरी, सुंदरबंस तो हमें पता है वेस्ट बंगाल में, वहां पे भी टाइडल एनर्जी होती है। अब हम देखेंगे बायोमास को। चलिए, ये क्या है? बायोगैस है, बायोगैस निकलती है, उससे किस तरीके से हम चीजें कर पाएंगे, तो हम बायोगैस को अब स्टडी करने वाले। चलिए, हमने अभी तक क्या देखा? टाइडल एनर्जी देख ली, इंडिया में टाइडल पावर का एस्टिमेट देख लिया, 8000 मेगावाट बहुत ज्यादा होता है, इतना हम जनरेट कर सकते हैं। फर्स्ट याद रखना है, फ्रांस में लगा था, तो ये हमने देख लिया। अब हम बायोगैस के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, ओके। ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट क्या होता है? प्लांट, एनिमल, उन सबका डीके मटेरियल भरा हुआ, सच एज ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट, dead plants and kitchen waste can be converted into biogas which is used as fuel for cooking। अब क्या है, कोई ऑर्गेनिक मटेरियल, मान लो ये सब्जियां होती है, फ्रूट होते हैं, सबको खा पी के काट उठा के कुछ बचा हुआ फेंका आपने, तो ये सब जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, तो ये सब वेस्ट जो है, जो भी होगा, उन सबसे क्या करेंगे आप? बायोगैस बनाएंगे, उनको कन्वर्ट कर देंगे बायोगैस में, फिर उससे आप कुकिंग कर पाएंगे, प्रोड्यूस कर पाएंगे इलेक्ट्रिसिटी, और फॉर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिक मैन्योर भी प्रोड्यूस कर पाएंगे, जिससे आराम से आपकी एग्रीकल्चर भी हो पाएगी। तो वो सब आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। बायोगैस डाइजेस्टर्स आर यूज्ड टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट।
जो बायोगैस डाइजेस्टर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, यूज करते हैं किसका, डीकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट का बाय बैक्टीरिया से, एंड प्रोड्यूस बायोगैस विच इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे देखिए, बायोगैस डाइजेस्टर्स जो होते हैं वो डीकम्पोज ऑर्गेनिक मटेरियल, जो वेस्ट वगैरह वगैरह चीजें, एनिमल वगैरह, प्लांट वगैरह मरे हुए, वो सब मिला के उनमें बैक्टीरिया मिला दी। जब बैक्टीरिया मिलाते हैं तो प्रोड्यूस कर देता है क्या, बायोगैस। और उसमें क्या निकलता है उस प्रोसेस में, वो मिक्सचर होता है बायोगैस किसका, मीथेन का CH4 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का, जो दोनों के दोनों ग्लोबल वार्मिंग में जिम्मेदार है। तो ये दोनों के दोनों ये निकालता है बायोगैस, जब इसमें बैक्टीरिया डिकम्पोज ऑर्गेनिक मटेरियल में मिलाया जाता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। यहाँ तक तो बायोगैस की परिभाषा हमने देख ली, डेफिनेशन, और यहाँ पे किस तरीके से ये जनरेट हुई बायोगैस वो हमने देख ली। अब इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बायोगैस। अब प्रोड्यूसर है लीडिंग, तो लीड भी करेगा ग्लोबल वार्मिंग में, क्योंकि ये दोनों गैसेस जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है किस पे, एनवायरमेंट पे। द एडवांटेज ऑफ बायोगैस आर दैट इट इज चीप फ्यूल, क्योंकि देखो डीकम्पोज ऑर्गेनिक मटेरियल है, वहां पे बैक्टीरिया मिला दिया, वो उसने बायोगैस बना दी, जिसमें CO2 और CH4 हमें मिल गया, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड और एक मीथेन। अब एडवांटेज ऑफ बायोगैस ये है कि ये चीप है। क्या है भाई, ये चीप है, ऑर्गेनिक मटेरियल कुछ नहीं करना, इसमें बस एक बैक्टीरिया मिलाना है और सारा का सारा काम हो जाएगा। और यूटिलाइजेज वेस्ट, जो वेस्ट हम जनरेट कर रहे हैं उसको भी यूटिलाइज कर रहे हैं, तो हमारे लिए एक तरीके से अच्छा ही है बायोगैस। बट पॉल्यूशन, बस वही चीज दिक्कत है। हाउएवर इट डिसएडवांटेज इज दैट इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच कैन कॉज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब कार्बन डाइऑक्साइड करेगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट तो होगा ही होगा। तो क्या हो सकता है यहाँ पे भाई, यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये तो हमने देख लिया, ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात कर ली हमने। अब हमें क्या देखना है, ये देखिए ये बायोगैस प्लांट लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बैक्टीरिया बैक्टीरिया मिलाया जा रहा है और बायोगैस बन रहा है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन निकल रहा है। बायोगैस बन रहा है, बायोगैस से हम इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट कर पा रहे हैं। ठीक है, जिसे हम किससे इलेक्ट्रिसिटी कर सकते हैं, फ्यूल की तौर पे कुछ भी यूज कर सकते हैं। बट पॉल्यूशन का ध्यान हम रख सकते हैं नहीं, इस बायोगैस से पॉल्यूशन होगा ही। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। बायोगैस बना रही, बायो का मतलब नहीं कि ये बहुत ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली है, इट इज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, क्योंकि ये दो गैस जनरेट करेगा, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब चलिए, ये तो बायोगैस प्लांट हमने देख लिया। अब कंजर्वेशन किस तरीके से किया जाए, हमने बहुत सारे रिसोर्सेज की बात करी, बहुत सारे पावर रिसोर्सेज की बात करी कि भाई ये पावर रिसोर्स होता है, वो पावर रिसोर्स होता है, सबका कंजर्वेशन जरूरी है। तो अब कंजर्वेशन के लिए क्या क्या किया जाए, तो फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल, बिल्कुल बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिबल हो जाए तो खत्म हो सकता है, जैसे पेट्रोलियम, कोल वगैरह हमने देखे नेचुरल वगैरह। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक कोल, पेट्रोलियम रिजर्व्स आर ड्विंडलिंग, बहुत ज्यादा कम ज्यादा होते रहते। कंजर्वेशन ऑफ पावर रिसोर्सेज इज दस नीडेड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब चूंकि बहुत कम है और भी ज्यादा कम होते जा रहे हैं, ड्विंडलिंग हो रहे हैं, अभी ज्यादा यूज करेगा, अभी यूज कर रहे हैं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें चाहिए, तो इन सबको कंजर्व करना पड़ेगा। अब कंजर्व करना कैसे भाई, वी कैन कंजर्व द पावर रिसोर्सेज बाय, किस तरीके से कर सकते हैं, मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कि भाई जो फॉसिल फ्यूल्स है मिनिमाइज करो, पेट्रोलियम का यूज कम करो। इंक्रीजिंग द यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, भाई सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर, उन सबका यूज करो। ठीक है, यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी जुडिशियसली, जो भी इलेक्ट्रिसिटी है उसका यूज आप बहुत ज्यादा सोच समझ के करो, थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी बचाओ ताकि दूसरों को मदद मिले। ये आप कर सकते हैं, तीन वेज है कंजर्वेशन के, पहला, दूसरा, तीसरा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड, किस तरह से कौन कौन से पावर रिसोर्सेज वर्ल्ड में है, ये आपको ध्यान रखना है। एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब में सारी की सारी चीजें आपको दी गई है। ठीक है, सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई गई है, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चन। ठीक है, ये आप
का होमवर्क है, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ के आइए कि भाई किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन फैला हुआ है, कहाँ कहाँ पे क्या हो रहा है। ये हमें चैप्टर में तो बताया हुआ है, थोड़ा सा सारणी में देखिए। ये जो टेबल है इसको अच्छी तरह से होमवर्क में रीडिंग करके आइए, इससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता लग जाएगी, ठीक है। और जो एनसीईआरटी क्वेश्चन बचे हैं हमारे सारे, वो हम करेंगे कब, हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।